गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। होपफुली जो मैंने कल आपको 8 बेसिक टर्म्स करवाई थी आपने पढ़ी होंगी और नोट्स भी बनाए होंगे। मैं ऐसा इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि किसी बच्चे ने कोई सिंगल डाउट मेरे से नहीं लिया, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी पहली टर्म करेंगे एसेट्स, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, बिजनेस जिस पर टिका हुआ। एसेट्स का मतलब क्या बेटा, वो सुनिए। हर वो चीज जो बिजनेस की अपनी है, हर वो चीज जिसे आप इन टर्म्स ऑफ कैश मेजर कर सकते हो, हर वो चीज जो वैल्यूएबल है, हर वो चीज जिसके बिना बिजनेस को इमेजिन नहीं किया जा सकता, हर वो चीज जो बिजनेस को एक स्ट्रक्चर देती है इज नॉन एज एसेट्स। जैसे कि बिजनेस करने के लिए एक शॉप या बिल्डिंग का होना जरूरी है। विदाउट बिल्डिंग आप बिजनेस नहीं कर सकते। वो बात दूसरी है, बिल्डिंग आपको रेंट पे मिल सकती है, तो अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे ली आपकी एसेट्स नहीं है, लेकिन अगर बिल्डिंग आपने अपनी परचेज की आपकी एसेट्स है। कार अगर आपकी अपनी है एसेट्स है, कार आपने हायर की एसेट्स नहीं है। यानी हर वो चीज जो हमारी अपनी है वो एसेट्स है, हर वो चीज जिसके नुकसान होने में हमें नुकसान हो रहा है एसेट्स है। इज इट ओके बेटा? इन्हीं बातों को मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है हिंदी में संपत्ति। फर्स्ट, दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। पहली बात बेटा, ये हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक, जिनका संबंध कैश के साथ है। सेकंड बेटा, दीज आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हैविंग सम वैल्यू, having some value with it. Third students, valuable resources के बाद can be measured in terms of money. आप इन्हें पैसों के रूप में लिख सकते हैं। Likewise, कार की कॉस्ट आपको पता है। Likewise, बिल्डिंग आपने कितने में ली आपको पता है इन टर्म्स ऑफ मनी। नंबर 4, ओन्ड बाय अ बिजनेस, इन पर बिजनेस की ऑनरशिप होती है बेटा। तो मैंने कहा ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दीज आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, These are owned by a business. तो ये हमारी एसेट्स है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, कार, कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। तो हर वो चीज जिन्हें आप इन टर्म्स ऑफ मनी दिखा पाए बेटा। All the economic resources which can be measured in terms of money, all these resources are valuable to us. All these resources must be owned by business. ये बिजनेस के होने चाहिए, किराए का सामान एसेट्स नहीं हो सकता। अब बेटे बात करें अगर हम टाइप ऑफ एसेट्स की, दो टाइप हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। पहली टाइप है करंट एसेट्स और हमारे पास दूसरी टाइप है नॉन करंट एसेट्स। मैंने नॉन करंट एसेट्स को ऊपर लिखा है क्योंकि थोड़ा स्पेस इशू रहता है बेटा, इसलिए हम इसको यहां एक्सप्लेन कर लेंगे। करंट एसेट्स का मतलब आप इसे फ्लोटिंग एसेट्स भी कह सकते हैं, आप इसे सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कह सकते हैं, आप इसे शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं। कुछ भी
आप इन्हें नाम दे सकते हैं। यही हमारी करंट एसेट्स है, यही हमारी फ्लोटिंग एसेट्स है, यही सर्कुलेटिंग और यही शॉर्ट टर्म एसेट्स है। होती क्या बेटा, करंट एसेट्स हम बेचने के लिए लाते हैं, इन्हें लगातार यूज करने के लिए नहीं लाया जाता। या तो ये कैश की फॉर्म में है ऑलरेडी, या इन्हें विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे बिजनेस में जो कैश का बैलेंस है हमारी करंट एसेट्स है, हमारे बैंक में जो पैसा जमा है हमारी करंट एसेट्स है, हमने जो पैसा डेटर से लेना है, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, हमारी करंट एसेट्स है। हमारी दुकान में जो गुड्स पड़े हैं, जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो माल बच जाता है, स्टॉक बच जाता है, हमारी करंट एसेट्स है। हमने किसी के लिए काम कर दिया है, अभी पैसा मिलना रहता है, हमारी करंट एसेट्स है। अब बच्चा कहता है सर आपने फ्लोटिंग एसेट्स क्यों लिखा? क्योंकि इनका अमाउंट लगातार चेंज होता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज तारीख है 7 मई 2020। 7 मई 2020 को मेरा बैंक बैलेंस मान लीजिए 50,000 रुपये है। मैंने आज शाम को जाकर बैंक से 20,000 रुपये विड्रॉ करवा लिए, मेरा बैंक बैलेंस 30,000 रुपये रह जाएगा। विड्रॉ मतलब निकलवा ली। मान लीजिए 8 मई को मैं गया और बैंक में मैंने 5,000 रुपये जमा करवा दिए, तो मेरा बैंक बैलेंस 35,000 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमारा कोई डेटर है मिस्टर राहुल अरोड़ा। राहुल अरोड़ा से मैंने पैसे लेने हैं मान लीजिए 50,000 रुपये। मैंने फोन किया, मैं कहा भाई पैसे दे, क्या बात है, बदमाशी क्यों दिखा रहा है? राहुल ने 50,000 रुपये में से मेरे 20,000 रुपये दे दिए। वो व्यक्ति जिससे मैंने 50,000 रुपये लेने थे, 20,000 आने के बाद अमाउंट बच जाएगा 30,000 रुपये। 4 दिन के बाद मैंने राहुल को फिर कहा, मैं कहा भाई पैसे दे जा, चाहिए मुझे। राहुल ने 10,000 रुपये और दे दिए, पैसे रह गए 20,000 रुपये। 6 दिन के बाद राहुल आता है मेरे पास, मेरे से वो 15,000 रुपये का उधार माल लेके चला जाता है, यानी डेटर्स बढ़ के वापिस हो गए 35,000। तो इन डेटर्स, इन करंट एसेट्स का अमाउंट लगातार बदलता रहता है, इसलिए इन्हें सर्कुलेटिंग यानी सर्कल चल रहा है, या फ्लोटिंग कुछ भी आप कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि 1 ईयर का इनका लाइफ स्पैन है, चाहे हमारी लाइबिलिटीज हैं चाहे हमारी एसेट्स हैं, हम इनका टाइम 1 ईयर के लिए मानकर चलते हैं बेटा। अगर करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज हैं, यानी करंट लाइबिलिटीज क्या थी, जिन्हें 1 ईयर में पे कर दिया जाए, और करंट एसेट्स जहां से 1 ईयर में कैश में कन्वर्जन हो जाए, जिन एसेट्स को 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए। रही बात नॉन करंट एसेट्स की, जिन्हें आप 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो चीज हम बेचने के लिए लाते ही नहीं है, उसे हम यूज करने के लिए लाते हैं। हमने बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग ली, बिल्डिंग का लेना यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। हमने अपनी बिल्डिंग में फिटिंग करवाई माल रखने के लिए, फिटिंग नॉन करंट एसेट्स है, यूज करने के लिए है। हमने वहां कैमरे लगवाए, हमने वहां लैपटॉप लिया, हमने प्रिंटर लगवाया, हमने एसी लगवाया, सब कुछ नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी बेचने के लिए नहीं लाया गया बेटा, हर चीज यूज करने के लिए ली गई है। शायद मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। कंटिन्यू करते हैं बेटा इस टॉपिक को। मैं करंट एसेट्स को लेकर बात कर रहा हूं। मैंने कहा दीज एसेट्स आर मीन टू बी सोल्ड, मीन टू बी सोल्ड, पॉइंट वाइज लिखूंगा, पॉइंट्स सीधे स्ट्राइक करते हैं। सेकेंडली, दीज एसेट्स आर इन फॉर्म ऑफ कैश, या तो ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है बेटा, और दीज कैन बी कन्वर्टेड into cash within 1 year, within 1 year. Why floating assets? इन्हें floating assets क्यों कहा जाता है? Because or as their amounts goes on changing, उनका अमाउंट लगातार बदलता रहता है। देयर अमाउंट गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम।
अमाउंट बदलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सर वर्ड्स तो नहीं कट रहे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कैश, हमारा बैंक बैलेंस, डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं, या हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक होता है बचा हुआ माल जो इस साल बिक नहीं पाया, ये शब्द आगे आएगा। आई विल टेल यू अबाउट इट। तो मैंने बेटे करंट एसेट्स के बारे में 3 पॉइंट लिखे। मैंने कहा दीज एसेट्स आर मीन टू बी सोल्ड, दीज आर इन फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इनका अमाउंट लगातार बदलता रहता है, इसलिए इन्हें प्लॉटिंग एसेट्स कहते हैं। इधर मैंने एग्जांपल लिखे बेटा। अब हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स। इन्हीं एसेट्स को बेटे फिक्स्ड एसेट्स भी कह दिया जाता है। हम ऐसा करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स यहां लिख लेते हैं, नीचे इनको डिफाइन कर देंगे। मैंने कहा बेटे दीज आर परचेज्ड फॉर कॉन्टिन्यू यूज इन बिजनेस। कॉन्टिन्यू यूज इन बिजनेस, आप इन्हें बेचने के लिए लाते ही नहीं हो, लगातार यूज करने के लिए लेकर आते हो। सेकेंडली, these are used for revenue generation। आप इनकी हेल्प से रिवेन्यू जनरेट करते हो। आप मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसमें गुड्स बन रहे हैं, उस गुड्स को सेल कर रहे हो तो पैसा आ रहा है। रिवेन्यू का मतलब सेल जनरेट होना। तीसरा, can't be converted into cash within 1 year। converted into cash within 1 year। आप इन्हें 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते within 1 year। फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम बेटा चीज को लाए ही यूज करने के लिए, बेचने के लिए लाए ही नहीं। एक और पॉइंट लिखते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन नॉन करंट एसेट्स इज नॉन एज फिक्स कैपिटल। जो पैसा नॉन करंट एसेट्स में लग जाता है उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वो पैसा बिजनेस में फिक्स हो चुका है, या यू कैन से डेड कैपिटल। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये डेड शब्द क्यों कह दिया? क्योंकि बेटा मेरे अकॉर्डिंग वो बिजनेस में पैसा मर गया। कैसे मर गया? अब बिल्डिंग आपने ली, बेचोगे उसे आप कभी भी नहीं, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ती जाए, क्योंकि बिल्डिंग बिकेगी तो नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी फॉर योर बिजनेस। तो फिक्स्ड एसेट्स में लगा हुआ पैसा इज जस्ट लाइक डेड कैपिटल। तो आप इन्हें फिक्स कैपिटल कहें, आप इन्हें डेड कैपिटल कहें। अब मैं बात कर लेता हूं इसके एग्जाम्पल को लेकर। ये वही एग्जाम्पल जो मैंने ऑलरेडी नीचे दिए थे आपको, जैसे कार, जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, या जैसे मशीनरी बेटा। तो मैंने कुछ थोड़ा सा पॉइंट बताया। हम चाहें तो करंट एसेट्स में एक पॉइंट और डाल सकते हैं। जैसे नॉन करंट एसेट्स में लगा हुआ पैसा क्या कहलाता है? फिक्स कैपिटल। उसी प्रकार करंट एसेट्स में लगा हुआ पैसा बेटे वर्किंग कैपिटल। आप इन्हें वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हो। करंट एसेट जो पैसा लगा रहे हो आप उन्हें वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हो। वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो पैसा बिजनेस में चाहिए, डे टू डे रोज के खर्चों का सामना करने के लिए, रोज के खर्चों का भुगतान करने के लिए जो पैसा आपके बिजनेस में चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्क, काम करने के लिए जो पैसा चाहिए, काम करने के लिए जो पैसा चाहिए। फिक्स कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए। फर्क आपको समझ आ रहा होगा। एक बड़े अच्छे ढंग से आपके सर ने एसेट्स को डिफाइन किया है। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे देख लीजिए, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। बेटा अब हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स की टाइप को लेकर। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अभी तक हम लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स।
तो टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास दो टाइप है। पहला टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है बेटा? ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, which are having a physical existence or physical shape। तो intangible क्या है? बिल्कुल इससे अपोजिट, can't be seen, can't be touched। अब जो चीज दिखेगी नहीं तो आप उसे टच कहां से कर सकते हो? don't have any physical existence और फिजिकल शेप। मैंने बोर्ड पे टेंजिबल और इंटेंजिबल लिखा, एग्जाम्पल लिखूंगा आपको समझ आएगा। जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, जैसे कार, एयर कंडीशनर एटसेट्रा। इंटेंजिबल जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे रेपुटेशन या गुडविल एटसेट्रा। अब इनको हम समझते हैं बेटा। अभी मैंने बोर्ड पे लिखा ताकि अगर कोई बच्चा नोट डाउन करना चाहे तो उसे प्रॉब्लम ना आए। मैंने बोर्ड पे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में लिखा। मैंने कहा इन एसेट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे बेटा जिन चीजों की एक पिक्चर माइंड में आ जाए, जिनका एक इमेज आपके माइंड में आ जाए, वो सारी एसेट्स टेंजिबल एसेट्स है। मैं नाम लेता जाऊंगा, आपको ध्यान आते जाएंगे। जैसे होंडा सिटी कार, एकदम से लग्जरी गाड़ी सामने आती है। जैसे टाटा ट्रक, ट्रक की पिक्चर माइंड में आती है। जैसे टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, एक पिक्चर माइंड में आती है। यानी इन सभी चीजों को आपने देखा है, इनका एक फिक्स शेप आपको ध्यान है, आपने इनको टच किया होगा कभी भी, तो ये टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल जिन्हें आप केवल फील कर सको, जैसे क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, आई एम टीचिंग यू एंड इफ यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग बाय मी, देन इट मीन्स आप मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, और सर्विसेज को केवल फील किया जा सकता है। लाइकवाइज मैंने दो एसेट्स लिखी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे कि उसका मॉनिटर है, या उसका माउस है, या उसका कीबोर्ड है, या सीपीयू है। लेकिन कंप्यूटर चलता है सॉफ्टवेयर के बेस पे। सॉफ्टवेयर को आप उसकी स्पीड से रियलाइज कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते। लाइकवाइज गुडविल, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। रेपुटेशन को आप महसूस कर सकते हो। जैसे पप्पू बेकरी, हमारे रोहतक में एक प्लेस है, आप किसी भी ऑटो वाले को शहर के किसी भी कोने से आप कहेंगे, वो आपको एग्जैक्टली वहीं छोड़ देगा। इसका मतलब वो एक रेपुटेड शॉप है, एक रेपुटेड प्लेस है, जिसकी रेपुटेशन, जिसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है। गुडविल को आप केवल महसूस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है पूरी तरह से गुडविल पे डिपेंड करती है, रेपुटेशन पे डिपेंड करती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। यस बेटा, अब हम बात करेंगे इसके बाद, इन एसेट्स के बाद हमारा एक अगला टॉपिक आता है एक्सपेंडिचर। ये दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, भले ही वो एसेट्स है या हमारा एक्सपेंडिचर है। अब हम बात करेंगे अपनी 10th टर्म पे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा खर्च करना और खर्चा करना, कुछ भी आप कह लीजिए। बस तो वैसे ही क्लियर हो गया होगा। अब खर्च करने का मतलब क्या है? आप बाजार जा रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर ला रहे हैं, एक खर्चा है। आप एसी ला रहे हैं बिजनेस के लिए, एक खर्चा है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एक खर्चा है। आपने स्टाफ को सैलरी दी, एक खर्चा है। बिल्डिंग का रेंट दिया, एक खर्चा है। अब खर्चे क्यों होते हैं बेटा? किसी बेनिफिट्स को रिसीव करने के लिए। सर से ट्यूशन ले रहे हो, ट्यूशन फी भरोगे, एक खर्चा है। खर्चे किसी बेनिफिट्स की प्राप्ति के लिए होते हैं, किसी बेनिफिट्स को रिसीव करने के लिए होते हैं। तो हम उसी को लेकर बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर है क्या बेटा? फर्स्ट, एनी टाइप ऑफ पेमेंट, और लायबिलिटी इनकर्ड। जरूरी तो नहीं बेटा हम नगद ले हर चीज, हम चीजों को उधार भी ले सकते हैं।
अब आप एसी ले लीजिए, आप फाइनेंस करवा ले, किस्तों पे ले लो, उधार मिल जाएगा आपको। तो लायबिलिटी इनकर्ड, आप भुगतान करें या उधार लें। क्यों? टू बाय एन एसेट, टू बाय एन एसेट, किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, और टू बाय गुड्स और सर्विसेज, और टू फॉर रिसीविंग एनी बेनिफिट, एनी बेनिफिट। इस ढंग से लिखवाऊंगा बेटा, ऐसे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। जब टीचर पैराग्राफ पे लिखता है तो चीजें कम समझ आती हैं, लेकिन जब ऐसे लाइन टू लाइन लिखा जाता है तो बहुत अच्छे से समझ आती हैं। दिस इज नॉन एज एक्सपीरियंस बेटा। चीजें समय के साथ हमें भी समझ आती है कि कैसे पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसी पेमेंट्स या कोई भी उधार लिया गया, क्यों? आपने एसेट उधार ली, या माल उधार लिया, या कोई सेवाएं उधार ली, या किसी बेनिफिट्स की प्राप्ति के लिए, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज्ड, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेज्ड, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड। ये मैंने आपको इन चीजों का एग्जाम्पल दे दिया बेटा। अब हम बात करेंगे इसके बाद टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर की। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को लेकर बात करूं तो खर्चे दो प्रकार के हैं बेटा, जिसमें से एक है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, और स्टूडेंट्स दूसरा है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीनिंग बता दूं, फिर इनको मैं डिफरेंस के तौर पे डिफाइन करूंगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सपेंडिचर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होता, यानी कि जब भी आप कोई एसेट्स लेंगे, एसेट्स लेने के लिए किया गया खर्चा इज नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बिल्डिंग लीजिए, आप एसी ले लीजिए, आप एक कार ले लीजिए, आप एक जनरेटर ले लीजिए, आप ट्रक ले लीजिए, ये चीज आपको बार बार नहीं लेनी पड़ेंगी। एक बार लेने के बाद आपको कई साल तक फायदा देंगी। आप अपने उस घर के बारे में सोचिए जहां आप रह रहे हैं, और फादर से पूछ कर देखिए कि कब लिया गया था, आपको मेरी बात समझ आएगी। आप अपने घर का फर्नीचर नोट डाउन करें कि फर्नीचर में क्या क्या आपके पास और कितने साल से वो चला आ रहा है। आप अपने घर के एसी के बारे में सोचिए, कूलर के बारे में सोचिए, कितने साल से वो चला आ रहा है। यानी इन चीजों पर खर्च किया गया पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। दूसरी ओर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो बार बार होते हैं, जिनका फायदा मैक्सिमम 1 साल तक मिलता है। जैसे रेंट पे किया तो रेंट जब तक पे करोगे तब तक वो बिल्डिंग यूज करने के लिए मिलेगी। सैलरी पे की, सैलरी जब तक पे करते रहोगे, वर्कर्स विल वर्क फॉर यू, सैलरी स्टॉप्ड दे विल नॉट वर्क फॉर यू। बिजली का बिल पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिलती रहेगी। पानी का बिल पे करोगे, पानी की फैसिलिटी मिलती रहेगी। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो फायदा है मैक्सिमम 1 अकाउंटिंग ईयर का है, 1 साल का है मैक्सिमम, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कई साल तक हमें फायदा देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा हमारा ज्यादा आता है। जैसे बिल्डिंग आप लीजिए, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, डिपेंड करता है हमारी अपनी कैपेसिटी पे हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आप एक एसी ले लीजिए, आप कुछ भी, ये सब महंगा सामान है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कम अमाउंट खर्च होता है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बाइक ली, आपने KTM 200 ले ली, बाइक आपकी आगे मान लो 1,70,000 की, 1,80,000 की, तेल डलवा लो 50 रुपए का उसमें, तो तेल डलवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाइक लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने गाड़ी ले ली फॉर्च्यूनर, 30 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आ गए, डलवा लो तेल 1000 रुपए का, वो 1000 रुपए के तेल में भी चल पड़ेगी गाड़ी। तो तेल डलवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गाड़ी लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसी टॉपिक को मैं डिफरेंशिएट आपको दिखाऊंगा बोर्ड पे अच्छे से लिखकर। यहां तक लिख लिया बेटा, आगे देखिए। अब हम इनके डिफरेंस को लेकर बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट बेटे, दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड, हम इन खर्चों को क्यों करते हैं? टू बाय एन एसेट, किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, और टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ दैट एसेट, वर्किंग कंडीशन ऑफ दैट एसेट। भाई हम इन खर्चों को क्यों कर रहे हैं? किसी एसेट्स को खरीदने के लिए या किसी एसेट्स की वर्किंग कंडीशंस को बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं? टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। भाई रोज के खर्चों को पे करने के लिए, जैसे माल खरीदना रोज का काम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट्स खरीदना कई ईयर्स में एक बार का काम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक बार का काम है इसलिए नॉन रिपीटिंग है, अब बार बार रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है। बार बार वाला काम है, रिपीटिंग एक्सपेंडिचर है बेटा। नंबर 3, बेनिफिशियल फॉर मैनी ईयर्स, बेनिफिशियल फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल तक फायदा देता है बेटा। ये बेनिफिशियल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, मैक्सिमम 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर। 4th, ह्यूज अमाउंट इज स्पेंड, पैसा बहुत लग जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। स्मॉल अमाउंट इज स्पेंड, कम पैसा लगता है। नंबर 5, इस पे थोड़ा ध्यान देना, इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, मेंटेन्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। भाई कैसे? आपकी पहले एक शॉप है, आपने उसके साथ वाली दुकान और ले ली, दुकान आपने बड़ी की, एक शॉप और ले ली। शॉप लेना मतलब बिल्डिंग लेना, बिल्डिंग लेना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉप डबल करते हैं मतलब कस्टमर बढ़ेंगे या कम होंगे? डेफिनेट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आप सोच के देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप रूटीन में माल खरीद कर ला रहे हैं, तो माल खरीदना बेचना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है। आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ काम करेगा, प्रॉफिट को बढ़ा नहीं रहा, सिर्फ अपने एफर्ट से प्रॉफिट्स को मेंटेन कर रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे करने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती नहीं है, सिर्फ मेंटेन रहती है। आप इनमें से एक भी काम छोड़ दीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप माल लाना बंद कर दीजिए, दुकान पे ताला लग जाएगा। वर्कर्स को सैलरी देना बंद कर दीजिए, आपके लिए काम नहीं करेगा, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। बिजली का बिल पे करना बंद कर दीजिए, गवर्नमेंट कनेक्शन काट देगी, अंधेरे में कौन सा काम होगा, दुकानें बंद रहेंगी आपकी। तो ये खर्चे प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ये बढ़ाते हैं बेटा। अब एक एग्जांपल के तौर पे भी डिफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ फर्नीचर और परचेज ऑफ बिल्डिंग। यहां पे फॉर एग्जांपल रेंट पेड और सैलरी पेड एटसेट्रा। नोट डाउन कीजिए बेटा। तो कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करके या फोन करके कभी भी मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको आप। बच्चे, हमारी आज की अगली टर्म है रिसिट्स। रिसिट्स का मतलब पैसों की प्राप्ति करना, यानी बिजनेस में पैसा कहीं से भी आ रहा है, चाहे एसेट्स बेचकर आ रहा है, चाहे गुड्स बेचकर आ रहा है, चाहे कोई रेंट हमें मिल रहा है, कोई कमीशन हमें मिल रही है, उसे रिसिट्स कहेंगे। रिसिट्स दो तरह की होती है, नंबर 1 कैपिटल रिसिट्स, नंबर 2 रेवेन्यू रिसिट्स।
कैपिटल रिसीट्स का मतलब है जो रिसीट्स आपको बार बार नहीं होंगी, जैसे एसेट्स बेचना आपका बार बार का काम नहीं है। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से कनेक्टेड है, जिस चीज का आप काम कर रहे हो वहां से जो रिसीट्स जनरेट हो रही हैं, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट्स, वो आपको बार बार मिलेंगे। अब हम इसके बारे में बढ़ते हैं बेटा। रिसीट्स, इट रेफर्स टू अमाउंट, या तो वो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है और रिसीवेबल, या वो रिसीव होगा कहां से, इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस में। कैसे? बाय सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ये है बेटा रिसीट्स, आपको जो पैसा मिल चुका है या मिलेगा आपके बिजनेस में, एसेट्स को बेचकर, गुड्स को बेचकर, सर्विसेज को बेचकर, माल है बेटा ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग मशीनरी और बाय सेलिंग अ बिल्डिंग, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, एटसेट्रा बेटा। ये हमारे लिए रिसीट्स हैं। रिसीट्स हमारी दो तरह की होती है बेटा, जिसमें से एक होती है हमारे पास कैपिटल रिसीट्स, और स्टूडेंट्स एक होती है हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स। स्टूडेंट्स, कैपिटल रिसीट्स नॉन रिपीटिंग होती हैं, बार बार रिपीट नहीं होती, नॉन रिपीटिंग नेचर। रेवेन्यू रिसीट्स आपके लिए रिपीटिंग नेचर होती है बेटा, आपको ये रिसीट्स बार बार मिलती हैं। डू नॉट कनेक्टेड with your normal course of business, with your business activities, बल्कि मैं कहूंगा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। भाई ये आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है। एसेट्स बेचना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है आपकी। मशीन बेचना, बिल्डिंग बेचना रोज का काम थोड़ी ना है आपका। जबकि रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या है? कनेक्टेड विद रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज, रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज। भाई माल बेचना रोज का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल रेंट का मिलना, या फॉर एग्जाम्पल बैंक से इंटरेस्ट का मिलना। लेकिन दूसरी ओर कैपिटल रिसीट्स के एग्जाम्पल की बात करूं, सेल ऑफ बिल्डिंग, एसेट्स बेचना, या बैंक लोन टेकन। अब आप बैंक से लोन बेटे रोज रोज थोड़ा ना लोगे, पता नहीं कितने साल में आदमी मजबूरी में जाके बैंक से लोन लेगा या बिजनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको बड़ी आसानी से टॉपिक समझ आए होंगे। आज मैंने 3 ही टर्म्स करवाई हैं, लेकिन ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैंने ज्यादा टाइम लगाया इन पर, एसेट्स, एक्सपेंडिचर और एसेट्स। अगले लेक्चर में हम अपने इसी बेसिक टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनके नोट्स बनाएं, इन्हें लर्न करें, और अगर कोई डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, और मेरा नंबर आपके पास है बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।